स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो समझिए, ये नाम आपको थोड़ा सुना लग रहा होगा। कारण ये है कि ये जिस बंदे के ऊपर है ये बहुत पहुंचे हुए थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे ये बनाया गया है और ये इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। जैसे कि नील डग्लास टाइसन है, ये भी उसी फील्ड में स्टडी करते थे और इन्हें नोबेल प्राइज़ तक मिल चुका है। 1983 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के लिए। और मतलब अभी हम लोग जैसे रिसेंटली डिस्कशन कर रहे थे वाइट डॉर्फ के बारे में, न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में, तो उसमें एक चीज़ बार बार आता है, चंद्रशेखर लिमिट, ये उन्हीं के नाम पे है। इन्होंने ही उसका मैथमेटिक्स कंप्लीट किया था। और मतलब समझिए, इनका पहुंच इतना ज़्यादा था, इनका मतलब रुतबा इतना था कि ये कार्ल सेगन के टीचर थे। और कार्ल सेगन कहते थे कि मतलब मतलब इन्हीं के द्वारा पढ़ने पे इनको मैथमेटिक्स का ब्यूटी दिखने लगा। तो मतलब समझ लीजिए, ये काफ़ी पहुंचे हुए लोग थे। और ये जब काम कर रहे थे, मतलब जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे, सब लोग मतलब दिल खुश रहता था सब लोग का। इसीलिए और नासा ने जब मतलब नाम रखा था, तो ऑब्वियसली एक प्लेस होल्डर नाम रखा जाता है किसी, जैसे कि क्यूरियोसिटी रोवर था तो रोवर उसका नाम पहले रखा जाएगा, बाद में क्यूरियोसिटी डाला जाएगा। तो जैसे अभी जो रोवर के बारे में बात हुआ है रिसेंटली, परसिवियरेंस, तो उसका नाम था रोवर 2020 रोवर्स लोग बोल रहे थे। जब नाम डिसाइड हो गया तब किया गया। तो इस ऑब्जर्वेटरी के साथ भी यही हुआ था कि ऑब्जर्वेटरी का नाम कोई टेक्निकल नाम हुआ रखे थे। बाद में उन्होंने कॉन्टेस्ट का 6,000 पार्टिसिपेंट आए उसमें, और उसके दौरान इनका नाम सेलेक्ट किया गया था। तो समझ लीजिए कि ये बहुत मतलब केपेबल और काबिल इंसान थे। अब बात करते हैं, इनका पूरा मैथमेटिक्स था, फिजिक्स था, हाई एनर्जी इवेंट पे, यानी कि न्यूट्रॉन स्टार, वाइट ड्वार्फ, ये सब पे काम कर रहे थे। तो वो सब को स्टडी करने के लिए आपको एक्सरे में जाना पड़ेगा। क्यों एक्सरे में जाना पड़ेगा? क्योंकि ये सब इतनी हाई एनर्जी है कि इसके जो फोटॉन्स रिलीज होते हैं ये सब जगह से, ये जनरली गामा और एक्सरे में ही जाते हैं। तो हम लोग एक्सरे पे फोकस कर रहे हैं, बहुत हाई एनर्जी फोटॉन्स है। तो एक्सरे का सबसे बड़ा समस्या ये होता है ना कि आप कांच नहीं बना सकते एक्सरे के लिए। क्यों? आज जैसे आपने कांच बनाया, एक्सरे आया, वो या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा या तो सीधा आर पार चला जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। तो अब आप उसके लिए टेलीस्कोप बनाओगे तो टेलीस्कोप काम कैसे करेगा? तो और इसमें ये आपको कांच जैसा ही दिख रहा होगा। तो है क्या कि इसे बनाया जाता है इरिडियम का कोटिंग करके, मतलब एल्युमिनियम से नहीं बनाया जा सकता, ना ही गोल्ड से, मतलब जनरली इरिडियम ही इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रेजिंग इंसिडेंट ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए ये आपको थोड़ा सा ट्यूबुलर लग रहा होगा, वो कारण ये इसे बैरल डिजाइन कहते हैं। तो तिगड़म ये है कि अगर आपका फोटॉन्स है, बहुत हाई एनर्जी है, सीधा है तो सीधा आर पार जाएगा या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, दोनों आपके लिए यूजलेस है। लेकिन उसका एंगल शैलो रखते हैं कि मतलब जैसे पत्थर जो है आप ऊपर से गिराएंगे तालाब में तो गिर जाएगा, लेकिन अगर तिरछा करके मारते हैं एक एंगल पे ऐसा होता है कि वो बाउंस करता है। यहाँ पे फोटॉन्स के साथ हम लोग वही कर रहे हैं, उसको बस बाउंस कराते रहे कि मतलब आया फोटॉन्स, अगर सीधा आएगा तो आर पार हो जाएगा, आया बाउंस कर दिया, आया बाउंस कर दिया। इसीलिए ये शेल जैसा बनाया हुआ है। एक तौर का बैरल है, बैरल के अंदर अलग अलग मिरर्स हैं। और ये मिरर्स सिर्फ गाइड करते हैं एक्सरे को, मतलब एक्सरे को फोकस नहीं कर सकते, गाइड करते थे कि तुम इधर चले जाओ, मतलब थोड़ा सा टुक टुक। तो दो इस सिस्टम इस्तेमाल करके ऐसा फोकस कर, इसीलिए इसका ट्यूब इतना लंबा है, क्योंकि इसमें मतलब डायरेक्ट ऐसा थोड़ी है कि फोकस लगा दो या लाइट पाथ को फोल्ड कर दो। तो इसीलिए 10 मीटर का ट्यूब लगा हुआ है इसमें फोकस करने के लिए। मतलब सिर्फ ग्रेजिंग इंसिडेंट जो काम कर रहा है वो उतना कंट्रोल नहीं देता ऑप्टिकल पाथ के ऊपर। इसे नेस्टेड बैरल डिज़ाइन पे बनाया गया था, यही इसीलिए ये इतनी बड़ी बात है कि एक्सरे, पहली बात तो एक्सरे पे टेलीस्कोप बनाना मुसीबत है, और ये लोग बनाया और उसे अंतरिक्ष में डाल दिए। प्लस इसमें एक्सरे का ऑब्जर्वेटरी जो पहले थे वो सिर्फ ये बताते एक्सरे है यहाँ पे कितना है, ये फोटोग्राफ दे पाता था। क्योंकि ये मतलब जो बैरल, नेस्टेड बैरल डिज़ाइन जो था, ये एक्चुअली फोटोग्राफ लेवल तक का ये दे पाता था, मतलब फुटेज, एक्चुअल फुटेज आता था इमेजेस से। तो अब बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट जो था, ये प्रोजेक्ट का मेन था कि ये बहुत फजीयत वाला मिरर है, मतलब जो कांच पर मिरर है। मतलब ये हबल टेलीस्कोप इसके सामने सिंपल लगने लगे, क्योंकि हबल टेलीस्कोप में मेन है कि बड़ा है लेकिन लॉजिक सिंपल है। ये एक्सरे पे है भाई, ये एकदम फजीयत वाला चीज़ है जो समझ में ही ना आए किसी को कैसे बनाना है। तो उस दरमियान नासा का मतलब इकोनॉमिक रेसन उतना बमन था नहीं। और उसी दरमियान नासा फोकस कर रहा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का फंडिंग में। अब वो प्राइम प्रोजेक्ट था, उसको रोकना नहीं था। तो जब पैसा की कमी आई तो बोला कि ये प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया जाए चंद्रा। तो गवर्नमेंट बोला कि हम कैंसिल कर देंगे। तो खूब लड़ाई झगड़ा के बाद ये हुआ कि नहीं ठीक है, छोटा कर दो लेकिन कैंसिल मत करो। तो मतलब ये आप देख ही सकते हैं, ये बड़ा प्रोजेक्ट था। मतलब बहुत सारे मॉडर्न प्रोजेक्ट बहुत कम दाम में बन जाते हैं, ये वैसा नहीं था। इसे प्रीमियर प्रोजेक्ट में कहा जाता है, यानी ये फ्लैगशिप के लेवल पे है। तो उसमें हिसाब ये आया कि प्रोजेक्ट को छोटा करो। मतलब इन्होंने स्टार्टिंग में जब डिज़ाइन बनाया जा रहा तब ये होगा, हम इसमें ये इंस्ट्रूमेंट डालेंगे, इंस्ट्रूमेंट से दाम बढ़ते चला जाता है। तो मेन तो ऑप्टिक्स हो गया, फिर ऑप्टिक्स के जहाँ पे उसका फोकस हो रहा है वहाँ पे कितने इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, कितना हुआ किया जाएगा, वो सब को घटा दिया गया, सिर्फ 3 डालो।
तो इंस्ट्रूमेंट का नंबर घटाया गया। फिर ये था कि ये जैसे हबल बनाया गया था उसी लॉजिक पे चल रहा था कि हबल जैसा ये रहेगा लो अर्थ ऑर्बिट में, और इसे बीच में हम लोग अपग्रेड करेंगे जैसे हबल के साथ किया गया। वो भी कैंसिल कर दिया गया, उसके लिए दाम बढ़ जाता है और अलग से नासा को एक फंडिंग रखनी पड़ती है कि शटल मिशन किया जाएगा इसके लिए, तो वो भी हटाया गया। लेकिन ये बात इनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो गया, क्योंकि जब ये हटाया गया कि लो अर्थ ऑर्बिट में अब इसको रहने का कोई फायदा नहीं है, तो हिसाब ये बनाया क्यों ना इसे पुश कर दें इलिप्टिकल ऑर्बिट पे। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब शटल इसको डालेगा लो अर्थ ऑर्बिट पे जहाँ पे मतलब ये है हबल है, और इसके बाद इसमें एक सॉलिड बूस्टर इसको ऊपर और ऊपर इससे फाइनल ऑर्बिट पे ले जाएगा। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट का करने से ये फायदा हुआ कि ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बाहर चला गया। उससे फायदा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्लीन हो गया, यानी इसके सेंसर्स मतलब रेडिएशन में सैचुरेटेड नहीं थे, मतलब समझिए एक तो ऐसे ये एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गया, मतलब रेडिएशन के मामले में बात करें तो ये इसके लिए काफ़ी फायदेमंद है। दूसरा, चूंकि ये इतना मतलब दूर जाता है, मतलब दूरी के मामले में 1,40,000 किलोमीटर की दूरी पे चला जाता है अपने सबसे दूरी पॉइंट पे, ये लगभग 55 घंटे तक किसी चीज़ पे फोकस कर सकता है। ये बहुत बड़ा बात है। तो इसीलिए ये मतलब जो गवर्नमेंट का हुआ ये एक तौर से इनके लिए वरदान साबित हो गया। अब बात करते हैं इसे लॉन्च कैसे किया गया था। ये समझिए कि अभी तक का स्पेस शटल का हैवीएस्ट लॉन्च है। आप लोग में से जो लोग इस शटल का हिस्ट्री पता होगा, शटल सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन शटल का बे जो बनाया गया था वो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बोलते कि हमें स्पाई सैटेलाइट के लिए इतना बड़का चाहिए, जो वो आज तक इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन चूंकि शटल बन चुका था तब तक, और मतलब चंद्रयान भी आप देख ही सकते हैं कि मतलब मीन उतना बड़ा नहीं है, तो ये खाली जगह था, तो किसी को आइडिया है कि खाली जगह में सॉलिड बूस्टर लगा दो ताकि जो पेलोड भेजे, जैसे मान लीजिए हबल जैसा पेलोड लगाए, फिर ये बूस्टर उसको हायर ऑर्बिट आएगा, शटल सिर्फ लोअर अर्थ ऑर्बिट तक जा सकता था। तो इस दोनों का फायदा इस्तेमाल करके ये सबसे भारी मिशन है। और मतलब समझ लीजिए कि इसको जो ये रॉकेट है इसे कहा जाता था इंटरनल अपर स्टेज। तो ये इस्तेमाल करके STS-93 नंबर मिशन का डेजिग्नेशन है, जुलाई 23, 1999 में लॉन्च किया गया। और ये मतलब समझिए अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ कि स्पेस शटल इससे भारी मिशन नहीं किया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि मतलब इतना बड़ा रिस्की चीज़ को ले जा रहे थे। अब बात करते हैं कि ये इतना तिगड़म लगा, इतना मेहनत किया गया, तो क्या ये सक्सेसफुल हुआ? ये गद सक्सेसफुल हुआ, बम बम सक्सेसफुल हुआ, कोई डिस्कशन नहीं। मतलब इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। इसे बनाया गया था, मतलब ऑब्वियसली रिपेयर करने के बारे में तो सोच नहीं रहे थे, क्योंकि अब वो तो मिशन कैंसिल हो चुका था। तो हिसाब ये बना कि ठीक है 5 साल तो चल जाना चाहिए इसको। ये 20 साल से ज़्यादा चल रहा है, मतलब 21 होने पे है और 21 हो गया मतलब, और अभी भी चल रहा है। सिर्फ एक बार हुआ कि जायरोस्कोप एक बार नौटंकी करने लगा, और उसको मतलब ऑब्वियसली बैकअप जायरोस्कोप थे तो उसको रिजर्व में डाल के बैकअप पे चल रहे हैं। तो कोई टेंशन नहीं, मतलब अभी भी चांसेस है कि ये मतलब कुछ साल और चल सकता है। मतलब बहुत सक्सेसफुल रहा। और इसका समझिए कि यही था वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व कर पाते थे और न्यूट्रॉन स्टार को ऑब्जर्व कर पाते थे। मतलब हाई इंटेंसिटी इवेंट्स को यही अच्छे से फोकस कर पाता है, यही देख पाता है। जो भी आप रिसेंटली सुने होंगे, जो हम लोग 2 न्यूट्रॉन स्टार का कोलिजन को डिटेक्ट किए, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट किए, लेकिन इसको मतलब फोटोग्राफ कैसे किए, इसी का इस्तेमाल करके किया जाता है। ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। और ये समझिए हम लोग को प्लैनेट को स्टडी करने में भी मदद करता है। जैसे कि प्लूटो की तरफ जब भेजा जा रहा था न्यू होराइजन को, तो मतलब ऑब्वियसली देखो कि समझना चाहोगे ना कि क्या हो रहा है। तो ये एक्चुअली बताया कि प्लूटो एक्सरे रिलीज करता है। ले भैया, प्लूटो के पास है क्या जो एक्सरे रिलीज कर रहा है? नहीं पता। तो चलो ये मिस्ट्री दे दिया, अभी भी समझिए। प्लस जुपिटर में कहाँ से उसका मतलब अरोरा के बारे में हम लोग को नहीं समझा, हम लोग सोचा अरोरा से मैग्नेटिक फील्ड है या इधर तिगड़म मिला है, वो भी एक्सरे में फुटेज लेने से नया इन्फॉर्मेशन आ गया सामने। तो मतलब समझिए ये एकदम सक्सेसफुल रहा। और इसी कारण से लोग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इतना हेट करते हैं, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसका बजट इतना भागता चला गया कि कई सारे इस तरह के जो मतलब जिसको लोग ध्यान नहीं देते, उस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ गया, क्योंकि उसका बजट भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो इसीलिए समझिए कि हम लोग साइंस में कभी भी ऐसा नहीं एक औजार बना उससे सब चीज़ हो जाए, ऐसा कोई टेलीस्कोप कोई भी मशीन नहीं बनाई जा सकती। ऐसे कई सारे मशीन लगते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ महंगे, कुछ सस्ते, कई सारे कई साल तक काम करते हैं, तब जाके हमें साइंस में कुछ सीखने को मिलता है। अब वहीं पे ये करना कि सारा का सारा बजट सिर्फ एक जेम्स वेब टेलीस्कोप पे दे दो, जो कि कब लॉन्च होगा भगवान जाने, और उम्मीद कीजिए कि वो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि अगर वो फेल हुआ तो बहुत भारी नुकसान रहेगा। तो वैसे केस में इसीलिए लोग मतलब उसको इतना हेट करते हैं। जो सब लोग कहते हैं ना वो बिग बैंग एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे नहीं होता है। आप जो भी साइंस का इंडस्ट्री देख रहे हैं, जो भी नॉलेज आप आज देख रहे हैं, जैसे चाहे वो हबल से ही क्यों ना हो, उसके पीछे कई सारे और टेलीस्कोप्स लगे होंगे जिसको कंफर्म किए होंगे। इसमें रेडियो टेलीस्कोप होगा, एक्सरे टेलीस्कोप होगा, गामा रे टेलीस्कोप होगा, बहुत सारी चीज़ लगाए जाते हैं, तब जाके आपको एक कॉन्फर्मेशन हम ये बोल रहे हैं तो यही है। तो इसीलिए समझिए कि साइंस में कभी भी ऐसा ना करें कि ये औजार सब सॉल्व करते, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिजिक्स नहीं अलाउ करता है। कई सारे औजार, खूब सारा डेटा गैदरिंग, तब जाके शायद आप कुछ कर पाएँ।
तो और ये समझिए इसका एक सबसे यूनिक फ़ोटो है हैंड ऑफ गॉड। मतलब ये ऐसा गॉड से रिलेटेड कुछ नहीं है, लेकिन बात है कि ये नेबुला का एक फ़ोटो है गैस क्लाउड टॉर का, और ये न्यूट्रॉन स्टार के पास ऑर्बिट कर रहा है। तो इसका मतलब जो पहली बार स्क्रीन में कंप्यूटर में जब डाउनलोड करके देखा तो लगा कि हैंड जैसा है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है हैंड ऑफ गॉड। आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल फ़ोटो है। तो समझिए कि ये काफ़ी अच्छा मिशन रहा, और मतलब पैसा भी नहीं खाया कि बहुत ज़्यादा खाया, प्लस हबल जैसा ये भी नहीं हुआ कि लॉन्च करते ही उसमें पता चला कि डिफेक्ट है उसको ठीक करो, और 5 साल के लिए बनाया गया था अब चले जा रहा है 20 साल से, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये काफ़ी मतलब एक अंडर द रेडार जिसे कहते हैं ना, मतलब जिसके बारे में खूब हु हा नहीं हो रहा है, लोग उतना जान नहीं रहे, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल है। और इसके मतलब इसके पीछे कितना पेपर पब्लिश हुआ है उसका नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप विकिपीडिया में देखेंगे कि इसका अचीवमेंट्स क्या है, बहुत लंबा लिस्ट आ जाता है कि ये पहला ऑब्जर्वेशन इसका किया, पहला ऑब्जर्वेशन इसका किया, पहला ऑब्जर्वेशन इसका किया, बहुत लंबा लिस्ट है। तो ये समझिए ये काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल मिशन रहा। तो ये था मेरा वीडियो बेसिकली एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के बारे में, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों का शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखें, क्योंकि हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।